प्रधानमंत्री खुद ये कह रहे हैं कि संविधान कभी नहीं बदला जाएगा। गृह मंत्री खुद ये कह रहे हैं कि संविधान कभी नहीं बदला जाएगा। क्या आपको पता था आधी रात नोटबंदी हो जाएगी? क्या आपको पता था कि अग्निवीर व्यवस्था आ जाएगी, 4 साल की टेम्परेरी नौकरी? उनका ये कहना है कि जिस देश में इतनी जबरदस्त जुडिशरी हो, मीडिया हो, खुद उन्होंने हमसे बातचीत में कहा कि मैं कभी भी संविधान के बारे में बदलने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूं। वैसे 4 जून आपके लिए भी दिवस आ रहा है, आप उस दिन खुश हो सकते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस दिन होगा उस दिन। आप भी खुशियां मनाएंगे उस दिन, मैं जानता हूं इस बात के लिए। जली ना, तेरी भी जली ना। मंदिर का मामला है, गौरीशंकर टेम्पल में जब मैं गया, वहां के जितने भी पुजारी और ब्राह्मण थे वो सब मना कर रहे थे कि मत धोइए, इस मंदिर को क्यों धो रहे हैं आप। वहां के जो पुजारी हैं, जब मैं पहला चुनाव लड़ा था तब भी उन्होंने मेरी पूजा कराई थी। जब भी मैं गया हूं मंदिर में, उन पुजारी से मैं मिला हूं, वो ब्राह्मण बहुत प्रतिष्ठित हैं। वो पूरे के पूरे मंदिर के पुजारी मना कर रहे थे कि मत मंदिर को धोइए, लेकिन बीजेपी के लोग मेरे जाने के बाद मंदिर धो रहे थे। और ये बीजेपी की मानसिकता कोई हम लोगों ने पहली बार नहीं देखी है। यहां पर मुख्यमंत्री आवास भी उन्होंने इसी तरीके से धोया था। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को जनता धोने जा रही है, इतना धोएगी वोटों से, इतना धोएगी वोटों से। और देखिए कन्नौज में क्या धुलाई हुई है उनकी वोटों से। वो कह रहे पुलिस हमसे मिली हुई है। बताइए, जब हार गए बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि पुलिस समाजवादियों से मिली हुई है। इन बीजेपी वालों को अगर कोई निष्पक्ष अधिकारी काम करे, अगर निष्पक्ष काम भी करता है कोई अधिकारी, तो कहते हैं विपक्ष से मिला हुआ है। सोचिए, ये मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी लोगों की। इससे घटिया मानसिकता और किसी की नहीं हो सकती। ये तो सुब्रत पाठक ने आरोप लगा दिया कि पुलिस मिली हुई है, विजिलेंस बैठा दूंगा, देख लूंगा चुनाव के बाद। अब वो जाए, बैठाए जाके, सरकार उनकी है, जो चाहे सो करें जा करके। रिजल्ट आ जाएगा, हार जाएंगे, फिर क्या करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि आप चुनावी पर्यटन पर आए हैं और चुनाव खत्म होते ही चले जाएंगे। कौन कह रहा है ये बात? सुब्रत पाठक कह रहे हैं। अब ऐसे, अब मैं क्या बोलूं ऐसे लोगों के बारे में। क्या आप कन्नौज सीट छोड़ मैंने सुना है कि पान में भी नशा होता है क्या? मैं अभी तक तो ये सुना हूं साधारण पान खाए जाते हैं, पान साधारण होता है। लेकिन जिसके बारे में आप कह रहे हो, मुझे लगता है कोई बाहर की कोई ऐसी दवा आती होगी जो पान के अंदर मिला के खाते हैं। वो पॉलिटिकल टूरिज्म करेंगे हम लोग कन्नौज में। वो भी सोचिए, वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे दिया हो कन्नौज को, मेडिकल कॉलेज दिया हो, पैरामेडिकल दिया हो, इंजीनियरिंग कॉलेज दिया हो, देश में पहली बार परफ्यूम के लिए परफ्यूमरी इंजीनियरिंग का अलग से कोर्स स्टार्ट किया हो, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मंडी का दिया हो, परफ्यूम म्यूजियम, परफ्यूम पार्क बनाया हो। वो टूरिज्म के लिए आए हैं। और जिस व्यक्ति ने एक ईंट नहीं लगाई, एक ईंट नहीं लगाई जिस व्यक्ति ने, सोचिए आप। आपको तो नाम भी नहीं लेना चाहिए, चैनल अपना खराब कर रहे हो नाम लेकर उसका। आपके चैनल की रेटिंग डाउन हो गई अगर आपने उस व्यक्ति का नाम ले लिया तो। अब चैनल 9 नहीं, अब आपका चैनल 6 हो गया। टीवी 9 नहीं, टीवी 6। अखिलेश जी, 3 नंबर कम हो गए। क्या नामांकन से पहले आपकी राहुल गांधी जी से कोई बात हुई थी कि वो अमेठी से नहीं अब रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे? कोई चर्चा हुई? मेरी कोई बात नहीं हुई, लेकिन बात कुछ हुई है, वो हम और आप यहाँ चर्चा नहीं कर सकते। क्या ये बात सही है कि अमेठी और रायबरेली में बगैर सपा के सपोर्ट के गांधी परिवार कभी चुनाव नहीं जीत सकता? समाजवादी पार्टी का संगठन है वहाँ, और आज से संगठन नहीं है उन लोकसभाओं में। बहुत पुराना समाजवादी पार्टी का संगठन रहा है। जब विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ती है तो अक्सर वहाँ ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीतती है, दोनों क्षेत्र में। तो ऐसा नहीं कांग्रेस का संगठन नहीं है, कांग्रेस के लोग हैं और संगठन समाजवादी पार्टी का है। इस बार आप देख लीजिएगा, जब परिणाम आएगा तो समाजवादी पार्टी का संगठन और वहाँ के लोग
भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हरा के भेज रहे हैं दोनों लोकसभाओं में। क्या आपकी निजी राय है कि राहुल जी को अमेठी छोड़ना चाहिए था? देखिए, ये उनका विचार है, वो किस तरीके से कहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन जो भी उन्होंने फैसला लिया है वो अच्छा फैसला लिया है। और फैसला ऐसा है कि रायबरेली से भी जीत होगी और अमेठी से भी जीत होगी। ये रायबरेली में नारा लगाया जा रहा है कि आप लोग राहुल गांधी को नहीं, देश का अगला प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं। तो ये क्या खराब है? कन्नौज में हमारा नारा लग रहा था, ये क्या बात है? ये भूपेश बघेल ने कहा। ये बात तो चलो प्रधानमंत्री की है। अभी आपने चुनाव नहीं देखा 24 का और 22 का, 22 से पहले वाला, हर एक को मुख्यमंत्री बना रहे थे बीजेपी वाले। बीजेपी वाले 10 लोगों को मुख्यमंत्री बना रहे थे, सोचिए आप, 10 गिनती के मुख्यमंत्री। और आपके यहाँ जिनकी बात करें तो वो स्टूल वाले मंत्री थे, क्या था? तो सोचिए कितने मुख्यमंत्रियों को बनाया था, उन्होंने सपना दिखाया था। तो ये तो हमारा है, कार्यकर्ता कहता है कि प्रधानमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। तय प्रधानमंत्री का चुनाव के बाद होगा। लोकसभा के जो सांसद जीत करके आएंगे, जिस दल के पास बहुमत होगा, जो व्यक्ति बहुमत ले लेगा, वही होगा देश का प्रधानमंत्री। रामगोपाल जी यहां पर थे, मैंने उनसे बड़ा स्पष्ट सवाल पूछा और उन्होंने बोल दिया कि मेरे मन की बात तो यह है कि मैं चाहता हूं कि अखिलेश प्रधानमंत्री बने। तो मैंने आपसे क्या गलत कहा? और आपने भी गलत सवाल नहीं किया। रायबरेली के लोग चाहते हैं राहुल जी, कन्नौज के लोग हमें, और हो सकता है बंगाल में ममता जी को, तो क्या खराब बात है? और फिर बीजेपी में तो अंदर ही अंदर अंडरस्टैंडिंग है कि 75 साल वाले रिटायर हो जाएंगे, नया प्रधानमंत्री बनेगा। तो नया प्रधानमंत्री कौन होगा, उसके लिए जनता कभी भी वोट नहीं दे सकती। तो आप अरविंद केजरीवाल की इस बात से सहमत हैं? नहीं, मैं तो सुन रहा हूं भाई, राजनीति के बाजार में जो बातें आ रही हैं सुन लेते हैं, हम भी उसको आगे बढ़ा देते हैं। नहीं तो आपको लगता है ऐसा होगा? नहीं, लग तो रहा ही है, क्योंकि रूल अगर बना है और रूल बनाया गया है तो मैं सोचता सब फॉलो करेंगे उस रूल को। वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई रूल नहीं है। गृह मंत्री बार बार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। अब ये तो रूल और जनता तय करेगी, क्योंकि जनता ने भी सुना होगा, देखा होगा कि इस तरह का कोई भारतीय जनता पार्टी ने रूल बनाया कि नहीं बनाया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, वो अपने बनाए हुए रूल को भी तोड़ सकते हैं। अच्छा, अरविंद केजरीवाल ये भी कह रहे हैं कि 2 महीने में योगी जी को भी हटा दिया जाएगा। हालांकि दिखाई तो यही दे रहा है, आसपास के कई मुख्यमंत्री हट गए हैं। अखिलेश जी, क्या आपको नहीं लगता कि अगर प्रियंका जी चुनाव लड़ती तो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक अलग जोश आ जाता? ये कांग्रेस का अपना फैसला है, उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। आपकी निजी राय में जानना चाह रहा हूं। हमारी कोई राय नहीं है, हम तो अपने घर परिवार के लोगों को लड़ा रहे हैं सबको। अमेठी सीट की बड़ी चर्चा है, वहां पर केएल शर्मा उम्मीदवार है और वहां पर भी आपकी मदद के बगैर कुछ हो नहीं सकता है। अब देखिए, ऐसा है, बीजेपी की हार इसी में हो गई कि जिस प्रजापति को इन्होंने जेल भेजा झूठे मुकदमे लगा के और हमारी पार्टी को बदनाम किया, मैं आज आपके सामने और आपके टीवी चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि प्रजापति को झूठा फंसाया गया। और बीजेपी के लोग तो ऐसे हैं, किसी को फंसा दें, अभी ऐसो भेज दें, हम और आप बंद हो जाएं जेल में, क्या कर लोगे हम और आप? हाँ, ऐसा काम करते हैं वो लोग। प्रजापति को झूठा फंसाया और प्रजापति का नाम लेकर के आपके हर चैनल पे स्टोरीज होंगी, आर्काइव में सब स्टोरीज हैं, चाहे वो एनडीटीवी हो, आज तक हो, आपका नेटवर्क 18 हो, इंडिया टीवी हो, देश के जितने भी चैनल हो, जितने भी मीडिया हाउसेस हैं। आज मुंह बंद क्यों हो गया उनका? कि जब प्रजापति के परिवार को बीजेपी ने अपने साथ रख लिया, क्योंकि उन्हें चुनाव जीतना है। इसलिए एक बेईमान विधायक हमारा, सुनने में आया है, पहले कांग्रेस से भी पैसा लिया, हालांकि आरोप मैं क्यों लगाऊं, लेकिन ऐसा है, षड्यंत्रकारी विधायक जो हमें भी छोड़ के चला गया। उसको क्या लालच दिया होगा, सोचिए आप।
तो इसी से लगता है कि बीजेपी हारी हुई है। और एक हमारे बगल में पीछे बैठता था विधायक, वो समय समय पे आरएसएस की सूचना देता था मुझे, तो मुझे लगता था बड़ा अच्छा आदमी है, भरोसे का आदमी है। और सोचो मेरे पीछे बैठे बैठे बीजेपी में चला गया। तो इससे पता लगता होगा कि बीजेपी कितनी घबराई हुई है। आप बताइए, प्रजापति के परिवार को बदनाम किया कि नहीं किया? आप भी जिस चैनल में रहे होंगे, हो सकता है आपने भी स्टोरी की हो प्रजापति के खिलाफ। मैं देखूंगा, आर्काइव में दूंगा, ढूंढूंगा आपके नाम से। आप और एक विधायक हमारा तोड़ लिया। अब क्या लालच दिया होगा मुझे ही नहीं पता, लालच देकर के तोड़ लिया उसको। तो सोचो कितनी घबराई हुई बीजेपी अमेठी से। तो आप सोचिए घबराए हुए हैं वो लोग। ये घबराहट है या कोई स्ट्रैटेजी है? क्योंकि वो कहते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी होगी? जिस प्रजापति को गाली दे रहे थे आप, हमें बदनाम कर रहे थे, जेल भेज दिया जिसको झूठे मगज में लगा के, ये कोई स्ट्रेटेजी है? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, जैसे इंदौर में कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे, वो नॉमिनेशन से एक जो अलायंस है, आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक साथ बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर ये चीज पहले चरण से ही दिखाई देती, या ये जो दूसरे या तीसरे चरण के बाद दिखाई दे रहा है, अगर ये पहले चरण से होता, तो आपको लगता नहीं कुछ फर्क पड़ जाता? ये तो क्योंकि समय होता है, और कब समय पे हो जाए चीजें, बहुत सी चीजें होती हैं गठबंधन में, तो गठबंधन बनाने में बड़ी मुश्किलें होती हैं। तो गठबंधन बन गया, उसके बाद हम लोग काम शुरू कर दिए। तो अब प्रेस हो रही तो क्या खराब हो रही है? आजकल तो डिजिटल जमाना है, जो कहोगे तुरंत बात पहुंचेगी हर एक के पास। तो हमें अपनी बात ही तो रखनी है, पहुंचाना ही तो है। हम एक हफ्ते पहले पहुंचाते, आज पहुंचा रहे हैं। मान लीजिए हमें लगा बीच में कि राशन में गरीबों को बीजेपी के लोग धोखा दे रहे हैं। जब इन्हें वोट चाहिए था तो चना दे रहे थे, रिफाइंड तेल खाने को दे रहे थे, नमक दे रहे थे, दाल दे रहे थे। आज पता नहीं कितना खराब, कोई क्वालिटी नहीं है उसकी, वो दे रहे हैं राशन। तो आज हम लोगों ने तय कर लिया कि क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को इंप्रूव करके गरीबों को देंगे। और न केवल राशन की मात्रा बढ़ाएंगे, क्वांटिटी, बल्कि आटा के साथ डाटा भी फ्री देंगे। तो आज लगा कि हमें आटा और डाटा फ्री देना चाहिए, क्योंकि इधर गरीब और जो हमारे गांव में रह रहे हैं वो पैकेट का आटा नहीं खरीद सकते, लेकिन संपन्न लोग हैं वो सब पैकेट का आटा खरीद रहे हैं, खा रहे हैं। वो स्वादिष्ट भी है, पौष्टिक भी है, और बड़ी बड़ी कंपनियां बना के भी दे रही हैं। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि गरीब को भी उसी तरह का स्वादिष्ट और पौष्टिक आटा मिले। और जब दुनिया के बहुत बड़े कंप्यूटर के कारोबारी और जो बिल के वो आए थे, प्रधानमंत्री जी से बात कर रहे थे, तो यही बात उठी थी वहां पर कि डिजिटल डिवाइड खत्म होना चाहिए। तो डिजिटल डिवाइड खत्म करने के लिए हम लोग डेटा फ्री दे रहे हैं। गरीब को भी कम से कम बराबर का हक हो, टेक्नोलॉजी में वो बराबर से हिस्सेदार बने, क्योंकि डेटा मिलने से बहुत सी सुविधाएं उसको मिल जाएंगी। तो हमें लगा कि अभी हमें बोलना चाहिए, तो हमने अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी। तो क्या जल्दी क्या लेट, अब 40 सीटें बची हुई हैं, 40 सीटों में बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है इंडिया गठबंधन का। अखिलेश जी, राजनीतिक पंडित जितने भी हैं वो ये कह रहे हैं आप चुनाव तो बहुत अच्छा लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं की तरफ से जो बयान आते हैं उससे डैमेज हो जाता है। चुनाव में तो चलता है, और आप देखो बीजेपी के लोगों की सबकी भाषा जाने कैसी भाषा हो गई है। जैसे हार रहे हैं तो पता नहीं क्या बोल रहे हैं वो लोग, उनके भाषा देखिए आप। एक भी नेता उनका पेपर लीक पर नहीं बोल रहा है। सबसे बड़ा इश्यू है नौजवानों का पेपर लीक। जितनी भी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश में हुई, सबके पेपर लीक हो गए, सब परीक्षाएं रद्द हो गई। और ये जानबूझ करके बीजेपी ने कराया, जिससे उन्हें नौकरी न देना पड़े। ये इन्वेस्टमेंट पे नहीं बोल रहे हैं। आप बताइए, इसी लखनऊ में इन्वेस्टमेंट मीट हुई, देश के सब उद्योगपतियां आए, डिफेंस एक्सपो हुआ यहां पर, बड़े बड़े एमओयू हुए यहां पर, G20 के सबसे ज्यादा आयोजन यूपी में हुए। लेकिन इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? आज तक सरकार ये नहीं बता पा रही है कि इस इन्वेस्टमेंट से इतने रोजगार मिले हैं। अगर एक भी उनके मंत्री ने ये बताया हो कि ये इन्वेस्टमेंट हुआ यूपी में और इस इन्वेस्टमेंट से इतने लोगों को रोजगार मिल गया, आज तक नहीं बता रहे। उनके भाषण देख लीजिए, वही पुरानी कहानी।
और वही घिसे पिटे डायलॉग जो कोई सुनना नहीं चाहता, और वही नफरत की राजनीति, वही उनका अपना कोशिश है कि नेगेटिव नैरेटिव के बारे में बात हो, वही नैरेटिव क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन जनता स्वीकार करने वाली नहीं है। लेकिन आपने पेपर लीक का जिक्र किया, ये तो अशोक गहलोत की सरकार में भी हुआ था। हमें क्या मतलब है राजस्थान से? हमें मतलब ये है कि यहाँ के लोहिया इंस्टीट्यूट में और आपके पीजीआई में और तमाम में राजस्थान के बच्चे सबसे ज्यादा नौकरी पा गए। ये कैसे हो गया बताइए? आप इसका जवाब हो आपके पास बता दो, या बीजेपी के पास जवाब हो तो बता दें। यहाँ लोहिया इंस्टीट्यूट, तमाम मेडिकल कॉलेज में और सैफई में सब राजस्थान के बच्चे हो गए। हम इसे भेदभाव नहीं कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि एक ही कोचिंग के इतने बच्चे कैसे नौकरी पा गए? आप लिस्ट मंगवा लीजिए लोहिया इंस्टीट्यूट की, आप लिस्ट मंगवाइए सैफई मेडिकल कॉलेज की, यह आपको नहीं पता होगा। आपने अभी नेगेटिव कैंपेनिंग की बात की। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि मैं कभी भी हिंदू मुसलमान नहीं कर सकता, ये मेरा संकल्प है। ये तो बीजेपी वालों को किसी को नहीं बोलना चाहिए बात। उन्होंने कहा कि अगर मैं कभी ऐसा करूंगा तो सार्वजनिक जीवन से बाहर हो जाऊंगा। अब मैं कुछ नहीं कह सकता, बस चुप ही रह सकता हूं मैं बस। ये आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर 400 सीटें आई तो संविधान बदल जाएगा, 400 सीटें आई तो रिजर्वेशन चला जाएगा। ये आप लोग किस आधार पर कह रहे हैं? ये सच्चाई है कि संविधान बदलने के लिए ही ये 400 सीटें मांग रहे हैं। जब इनकी पोल खुल गई तो अब ये 400 पार से भाग रहे हैं। इनके सांसद प्रत्याशी जो हैं फैजाबाद के, उनका स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि संविधान बदलने के लिए हमें 400 सीटें चाहिए होंगी। इसी तरह मेरठ के उनके प्रत्याशी हैं, उनका भी स्टेटमेंट इसी तरह का मिलता जुलता रहा। इसी तरह कर्नाटक के उनके प्रत्याशी थे, उनका भी यही कहना था। राजस्थान से भी यही बात आ रही थी। और पहले भी ऐसे कई उदाहरण हैं जहां आरक्षण मिल ही नहीं रहा। आप मान लीजिए पूरा एयरपोर्ट अथॉरिटी ने प्राइवेटाइज कर दिया, जिसमें हजारों पिछड़े वर्ग, दलित, आदिवासियों को नौकरी मिल जाती। आज बताइए प्राइवेटाइज हो गया, क्या उसमें आरक्षण है? जो बैंकें हैं, जो डुबा दी बैंकें इन्होंने, इलाहाबाद बैंक इकलौती बैंक थी यूपी की, वो भी मर्ज कर दी। पता नहीं कौन सा नाम हो गया उसका। और बहुत सारी संस्थाएं जब प्राइवेटाइज हो जाएंगी तो उसमें आरक्षण कहाँ है? मान लीजिए इस देश का सबसे बड़ा समूह टाटा है जो नौकरी देता है, क्या उसमें आरक्षण है? तो जब प्राइवेट हो जाएगा तो आरक्षण नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि हर चीज बेच दी जाए, और जब बेच दी जाएगी तो फिर आरक्षण अपने आप। प्रधानमंत्री खुद ये कह रहे हैं कि संविधान कभी नहीं बदला जाएगा। गृह मंत्री खुद ये कह रहे हैं कि संविधान कभी नहीं बदला जाएगा। क्या आपको पता था आधी रात नोटबंदी हो जाएगी? क्या आपको पता था कि अग्निवीर व्यवस्था आ जाएगी, 4 साल की टेम्परेरी नौकरी? उनका यह कहना है कि जिस देश में इतनी जबरदस्त जुडिशरी हो, मीडिया हो, खुद उन्होंने हमसे बातचीत में कहा कि मैं कभी भी संविधान के बारे में बदलने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूं। वैसे 4 जून आपके लिए भी दिवस आ रहा है, आप उस दिन खुश हो सकते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस दिन होगा उस दिन। आप भी खुशियां मनाएंगे उस दिन, मैं जानता हूं इस बात के लिए। अखिलेश जी, 400 सीटें तो पहले भी आई हैं, संविधान में 106 बार संशोधन पहले भी हुए हैं। हमें चिंता है आरक्षण की, नौकरी की, और जो देश में बड़ी आबादी है उसके हक और सम्मान की। बहुत सारे सरकार ने ऐसे फैसले लिए हैं जिसमें ये लगता है कि अगर ये सत्ता में दोबारा आ गए तो पूरे भारतवर्ष का हर तरीके का चीजें बदल देंगे। जो हम लोगों ने लड़कर के ली हैं, इतने वर्षों में जो चीजें आई हैं, और जो हमारा समाज मिली जुली संस्कृति का है, जो भाईचारे का है, जो हम लोग गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, उस सब के लिए संकट पैदा कर देंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। आप क्या कल्पना कर सकते हो? आपका मन कैसा होगा? सोचिए आप कि जब आपके जाने के बाद आपका मंदिर धो दिया जाए,
आप अपनी अगली पीढ़ी को क्या उदाहरण दे रहे हैं? क्या उदाहरण दे रहे हैं आप? कल को अगर हमारे बच्चे पूछें कि आपके जाने के बाद मंदिर धोया गया, उसका जवाब आपके पास क्या है? क्या है जवाब आपके पास? बताइए मुझे। आपके पास कोई जवाब है? अगर आप उठ के जाएं, उसके बाद मैं गंगा जल मंगाऊं और धो दूं ये कुर्सी। बीजेपी का ये कहना है कि वहां पर जो आपके कार्यकर्ता गए, धूल मिट्टी से भरे उनके पांव थे, इसलिए इन सफाई की गई। भाजपाइयों की बात अगर मानोगे तो आपके नंबर और कम हो जाएंगे। ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं मैं आपसे क्योंकि ये बीजेपी ने इसके ऊपर बकायदा ये कहा है कि अच्छा, ऐसा ये कुछ भी बताइए नहीं मुझे था। आप, इन्होंने मुख्यमंत्री आवास क्यों धोया? इसका जवाब मुझे बता दीजिए आप। गंगा जल से क्यों धुलवाया मुख्यमंत्री आवास? किसी के पास कोई जवाब नहीं है। इसीलिए इन्हें 400 सीटें मिल गई तो पता नहीं क्या कर देंगे लोग। मैं क्या बोलूं, अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपसे मेरा सवाल यह है कि अब 4 जून को लेकर आपका फाइनल प्रेडिक्शन क्या है? 4 जून को आपका फाइनल प्रेडिक्शन क्या है? आपका फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिवस है और हम लोगों का खुशियों का दिन है। अच्छे दिन तो आए नहीं, लेकिन खुशियों के दिन तो आएंगे। 4 जून को खुशियों के दिन आएंगे। मैनपुरी और कन्नौज, कहां पर ज्यादा मार्जिन आने वाला है? हिंदू और भारतीय परंपरा के हिसाब से ही दोनों का परिणाम आएगा। मार्जिन किसका ज्यादा होगा? मैंने कहा हमारी भारतीय परंपरा के हिसाब से ही परिणाम आएगा। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का आप दावा कर रहे हैं, तो पीएम का उम्मीदवार कौन होगा? बहुत सारे चेहरे हैं, कोई भी बन जाएगा। आपकी पसंद? मैं अभी पसंद नहीं बताऊंगा, जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद पसंद बताऊंगा। गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि अगर आपकी सरकार आई तो हर साल एक प्रधानमंत्री होगा। तो उसमें क्या खराब है? तो इसका मतलब उन्होंने स्वीकार कर लिया ना, क्या सरकार उनकी नहीं बनने जा रही है। इसका मतलब उन्होंने मन ही मन स्वीकार कर लिया है कि अब उनकी सरकार बनने वाली नहीं है।